Hello friends, hello student. Today I will discuss the first lesson of the history and our topic is aristocracy and the new middle class. यानी कि इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो अरिस्टोक्रेसी है और जो न्यू मिडिल क्लास है उनकी क्या पोजीशन थी यूरोप में, वो कैसे रहते थे और उनके तरीके क्या थे रहने के। सबसे पहली बात हमें समझना होगा जो पूरे कॉन्टिनेंट में, यानी कि कॉन्टिनेंट का मतलब हो रहा है यहाँ पर यूरोप से, ठीक है ना। अब यूरोप में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ग्रुप था वो कौन सा था? अरिस्टोक्रेसी था। कौन सा था बच्चों? अरिस्टोक्रेसी था, जो कि सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। जबकि अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकली वो बहुत ज़्यादा छोटा ग्रुप था लेकिन पावरफुल था। और जो सबसे बड़ा ग्रुप था जो वहाँ पर रह रहा था यूरोप में, वो था मेजर ग्रुप्स, वो था पीजेंट्री यानी कि किसानों का ग्रुप, ठीक है ना। यानी कि ये माइनॉरिटी में थे, ये मेजॉरिटी में थे, लेकिन पावरफुल कौन था? अरिस्टोक्रेसी थी। फिर दूसरी बात हमें समझनी होगी कि वो लोग यूनाइटेड थे कॉमन वे में, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहते थे। पहली बात तो, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है वो कॉमन वे में यूनाइटेड हो जाते थे और वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से तालमेल बना के रह भी सकते थे। जैसे कि कोई एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, जैसे कि दलितों का ग्रुप है, ब्राह्मणों का ग्रुप है, मुसलमानों का ग्रुप है, तो आपस में वो कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न, यानी कि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रह सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, वो अपने खुद के हाउसेस होते थे, यानी कि उनके खुद की अपनी संपत्तियाँ होती थी, उनके अपने महल होते थे, उनके अपने टाउन हाउसेस होते थे, कंट्री साइड में होते थे, ठीक है ना। यानी कंट्री साइड का मतलब क्या हो गया? उन जगहों पर जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर वो लोग रहते थे। फिर देखिए लैंग्वेज का क्या है। लैंग्वेज जो थी उनकी फ्रेंच थी, लेकिन जो लैंग्वेज थी वो डिप्लोमेटिक पर्पज़ के लिए बोलते थे। डिप्लोमेटिक पर्पज़ के लिए वो लोग लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन वो भी कहाँ पर बोलते थे? हाई सोसाइटीज़ में बोलते थे, हर जगह नहीं बोलते थे, ठीक ना। तो आपको ये समझना होगा कि जो लैंग्वेज थी फ्रेंच, जो अरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था वो लैंग्वेज डिप्लोमेटिक पर्पज़ के लिए बोलता था, लेकिन हाई सोसाइटीज़ में बोलता था, हमेशा नहीं बोलता था। फिर फैमिलीज थी जो उनकी आपस में, या फैमिलीज की बात यहाँ पर किसकी हो रही है? अरिस्टोक्रेसी की। तो अरिस्टोक्रेसीज की जो फैमिलीज थी वो आपस में एक दूसरे के साथ मैरिज अलाइंसेस के थ्रू अपने आप को बॉन्ड करती थी और इस तरीके से एडजस्ट करके रहती थी, ठीक है। वो कहीं बाहर नहीं आते थे शादी विवाह करने के लिए, आपस में ही शादी विवाह कर लिया करते थे। अब देखिए वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या पोजीशन थी। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो उनकी पोजीशन थी वो इस प्रकार से थी कि जो ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड की, ठीक ना। तो ये पोजीशन किसकी, जिसमें कि जिसका मतलब क्या निकाला जाता था कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स और इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। अगर इन दोनों की ग्रोथ हो रही है तो ये माना जाएगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड की भी तरक्की हो रही है। और इसका मतलब केवल मार्केट के प्रोडक्शन को लेकर था, ठीक है, कि मार्केट के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके उससे उनका मतलब निकलता था। उससे उसका मतलब नहीं निकलता था कि वो गरीबों को या छोटे लोगों को किस तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं। फिर देखिए 18th सेंचुरी के हाफ तक जो इंग्लैंड में और फ्रांस और जर्मनी में 19th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। किसकी बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिगिनिंग हो चुकी थी। जबकि अगर आप इंडिया के रेफरेंस में देखें तो ये तकरीबन आपके 19th सेंचुरी के ऊपर भी देखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब उस समय जो सोशल ग्रुप्स थे, जो सोशल ग्रुप थे उनमें से दो अहम ग्रुप माने जाते थे। एक तो थी वर्किंग क्लास और दूसरा था मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास ये जो मतलब जिन ग्रुप से आते थे, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास से में जो लोग थे वो कौन कौन से मतलब प्रकार के लोग होते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, पहली बात तो उद्योगपति होते थे, बिजनेसमैन होते थे और प्रोफेशनल होते थे। ये कहाँ से आ रहे थे? सोशल ग्रुप से। और सोशल ग्रुप में वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास, इनमें दोनों में ही ये दोनों तीनों प्रकार के लोग पाए जाते थे। फिर देखिए जो जो छोटे संख्या में लोग थे वो कहाँ पर थे? सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में थे।
ठीक है ना, 19वीं सेंचुरी तक। और जो एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे उनका मानना ये था कि वो जो उनके विचार थे कि नेशनल यूनिटी को वो एक तरीके से समर्थन देना चाह रहे थे, फिर एरिस्टोक्रेटिक प्राइविलेजेस को अंत चाह रहे थे, और इस प्रकार की चीज़ों को वो आगे बढ़ा के एक तरीके से पॉपुलरिटी गेन करने की बात कर रहे थे। फिर देखिए क्या है कि जो मेजर ग्रुप था किसका, पेजेंट्री का, वेस्ट में अगर देखा जाए तो वो टेनेंट और स्मॉल ओनर थे, जिसके थ्रू वो अपनी ज़मीनों को क्या करवाया करते थे, कल्टीवेट करवाया करते थे। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो दूसरे प्रकार के लोग थे, सर्फ यानी कि गुलाम थे एक तरीके से, उनके थ्रू ये ज़मीनें सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कल्टीवेट हुआ करती थी। तो देखो यहाँ पर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की दोनों की अपनी अलग अलग बात हो रही है, आपको ये समझना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो आप निश्चित तौर पर मुझे कमेंट करें, अदरवाइज मैंने सही तरीके से आपको टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप निश्चित तौर पर मुझे कम्युनिकेट करें, जिससे कि मैं आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकूँ। थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।